इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कई सारे वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दरअसल उनका मेन गोल होता है कि कुछ ऐसे इंसान तैयार करें जो इंसानों जैसे बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उनके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं तो हों लेकिन उनका दिमाग और हीलिंग फैक्टर नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा हों। यही सारी प्लानिंग करके वो सभी वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, इसीलिए वो सभी मिलकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में डीएनए और मॉलिक्यूलर लेवल तक चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों ने इंसानों का डीएनए लिया और उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स डाल दिए, जैसे कि उनकी इंटेलिजेंस से लेकर जो ताकत उसकी बॉडी को प्रोवाइड होगी वो सारी चीजें अपने टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करते जाते हैं। साथ ही साथ उनके पास एडवांटेज था कि वो नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे थे उसके पूरे सर्कुलर सिस्टम के ऊपर। यहाँ तक कि उन वैज्ञानिकों ने नर्वस सेल्स और नर्वस सिस्टम पर भी चेंजेस किए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और डेंजरस काम होता है। अब कई महीनों की मेहनत के बाद वो एक छोटा सा टेस्ट सब्जेक्ट बना भी लेते हैं, लेकिन शुरुआती समय में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे कंट्रोल कर पाना एकदम मुश्किल हो गया। सारे वैज्ञानिक उसे जिंदा रखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके मैनिपुलेशन और क्रिएशन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है। इसी तरीके से कई महीने काम करने के बाद जब वो दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी बॉडी तो एकदम प्रॉपरली हो गई थी, लेकिन उस सब्जेक्ट के सर में कुछ अजीब तरीके की वायरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से वो टेस्ट सब्जेक्ट भी मारा गया, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वो तो अपनी गलतियों से लगातार सीखते गए और इसी तरीके से तीसरे सब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। सबसे शॉकिंग बात तो ये हुई कि ये तीसरा सब्जेक्ट एकदम परफेक्टली बना होता है। इसके अंदर ना तो कोई कमी थी और ना ही कोई डिसएबिलिटीज। ये पूरी तरीके से एक इंसान का बच्चा लग रहा था, लेकिन उन सभी को रियलिटी पता है कि ये इंसान नहीं है, बल्कि ये तो हाइब्रिड बच्चा है जिसके अंदर इंसानों की क्वालिटी के साथ साथ और भी कई सारी पावर्स थी। यानी इसका सिंपल मतलब था कि ये टेस्ट सब्जेक्ट जब बड़ा होगा तो इसके सारे हाव भाव और थिंकिंग एकदम इंसानों जैसे होंगी, क्योंकि इसके अंदर इंसानों का डीएनए इंक्लूड है। लेकिन उसके साथ साथ इस टेस्ट सब्जेक्ट का दिमाग उनसे काफी ज्यादा तेज होगा और उसके अंदर कोई भी बीमारी से लड़ने की एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा होगी। यहाँ तक कि ये हीलिंग फैक्टर के मामले में वोल्वरिन को भी पीछे कर सकती है। पर फिलहाल के लिए वो सारे वैज्ञानिक जिन्होंने इतने सालों से मेहनत की थी वो काफी खुश हो जाते हैं। उन्होंने तो बड़े प्यार से अपने इस टेस्ट सब्जेक्ट का नाम मॉर्गन रखा था और अब उन सभी का सिर्फ इतना काम होता है कि मॉर्गन को अच्छी तरीके से बड़ा किया जाए, जिससे कि वो इंसानी सभ्यता के लिए काफी बड़े बड़े काम करे और उनकी मदद करे। लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी क्रिएशन उन पर भारी पड़ जाएगी। ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो सभी वैज्ञानिक अपनी क्रिएशन से काफी ज्यादा खुश थे। अब धीरे धीरे उन्होंने मॉर्गन को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। मॉर्गन की ग्रोथ बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा तेज हो रही होती है और किसी को देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि मॉर्गन एक इंसान नहीं है। वैज्ञानिकों का वो पूरा ग्रुप मॉर्गन से काफी अच्छी तरीके से पेश आता था। वो मॉर्गन को बिल्कुल ऐसा नहीं लगने देते थे कि वो इंसान नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मॉर्गन उन्हीं सब की बेटी है और वो एकदम अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं। उन सभी में से डॉक्टर एमी नाम की एक वैज्ञानिक मॉर्गन की काफी क्लोज थी। वो तो हर समय मॉर्गन को काफी अच्छा ट्रीट कराती और उसका ख्याल रखती। अब यहाँ एमी मॉर्गन को हमेशा की तरह फॉरेस्ट में लेकर आ जाती है थोड़ा घुमाने के लिए। मॉर्गन के लिए एक लिमिट सेट की गई थी कि वो इस फॉरेस्ट के इस एरिया के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसे नॉर्मल लोगों के बीच में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। अब जैसे ही वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी मॉर्गन को एक हिरन दिखाई दिया जो कि बहुत ही घायल होकर नीचे पड़ा हुआ होता है। दरअसल उसके ऊपर किसी शिकारी ने हमला किया था, इसीलिए वो यहाँ पर भाग कर आ गई। अचानक से मॉर्गन तुरंत ही हिरन के पास चली जाती है और उसे पकड़ने लगती है। जैसे देखकर लग रहा था कि वो हिरन के पूरे दर्द को महसूस कर पा रही है, पर अगले ही मोमेंट में मॉर्गन ने उस घायल पड़ी हुई हिरन का गला पकड़ा और उसे तोड़ दिया, यानी कि वो उसे तुरंत ही खत्म करके मार डालती है। एमी ये चीज देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि मॉर्गन के अंदर ऐसी कोई भी प्रोग्राम्स नहीं थे जिसमें कि किसी को मारने का या फिर चोट पहुंचाने का कमांड लिखा हो। आखिर जब ये सारी चीजें इंक्लूड ही नहीं की गई थी तो मॉर्गन ने ये क्यों किया? एमी तुरंत ही अपने सारे सीनियर साइंटिस्ट और पूरे ग्रुप वालों को ये बात बता देती है। वो सब भी काफी टेंशन में आ गए थे और अपने प्रोग्राम्स को वापस से चेक करने लगे। अब उन सारे वैज्ञानिकों को मॉर्गन के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो वो किसी को भी जान से मार सकती थी। और जिस प्राइवेट कंपनी में वो लोग काम करते हैं उनके सीनियर मेंबर्स को उन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती थी। इसीलिए मॉर्गन के बदलते हुए इस बिहेवियर के कारण उसे एक दूसरे कमरे में
में भेज दिया जाता है। मॉर्गन की उम्र सिर्फ 5 साल थी, लेकिन उसकी बॉडी की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही होती है क्योंकि वो इंसानों से एकदम अलग थी। उसका पूरा नर्वस सिस्टम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बनाया गया होता है। लेकिन यहाँ मॉर्गन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस छोटे से कमरे में मौजूद होने के कारण, क्योंकि इससे पहले उसने कई सारा टाइम एक ओपन स्पेस में बिताया होता है जहाँ पर वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए जब वो सारे वैज्ञानिक और एमी भी मॉर्गन से पूछताछ करते हैं तो वो सिंपली ये फील कराती है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो कैसे भी यहाँ से बाहर निकलकर फ्री स्पेस में रहना चाहती है। पर वो सारे वैज्ञानिक की टीम वाले भी मजबूर थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो मॉर्गन को कैसे आजाद छोड़ सकते हैं। उसके बदलते बिहेवियर के कारण वो किसी के लिए भी खतरा बन सकती थी। यही चीजें क्लेरिफाई करने के लिए अब एक थेरेपिस्ट उस चैम्बर के अंदर जाती है मॉर्गन से कुछ बातें करने के लिए। शुरुआत में मॉर्गन नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है इस छोटे से कमरे में बंद होते हुए। उसे किसी भी हालत में बाहर जाना था, इसीलिए वो अंदर आई हुई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करने लगती है। उस ऑफिसर के आंख पर काफी गहरी चोट लग गई थी जिससे कि उसे हॉस्पिटल ट्रांसफर करना पड़ा। और अब इन सारी चीजों से उन्हें इतना तो अंदाजा हो चुका था कि मॉर्गन पहले से खतरनाक हो गई है, लेकिन वो सभी लोग इस तरीके से मॉर्गन के साथ ये चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि भले ही मॉर्गन इंसान नहीं है, पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उन सभी ने एक पेरेंट्स की तरह सारी चीजें परफॉर्म की हैं। इसीलिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम जॉन होता है वो इस तरीके से मॉर्गन को नहीं देख पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम जॉन को एक दूसरे ऑफिसर से बात करते हुए देख रहे थे जो ये कहता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कि जॉन और उसकी टीम ने खुद ही डिसाइड की थी और वो मॉर्गन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ मॉर्गन की इस एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में हेडक्वार्टर्स में पता चल जाता है। तो अब इन्हीं सारी चीजों की डीपली इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइवेट कंपनी वालों के हेड मेंबर्स ने एक ऑफिसर को उनके पास चेक करने के लिए भेजा जिसका नाम डॉक्टर लिन होता है। दरअसल लिन एक बहुत ही बड़े लेवल की ऑफिसर होती हैं जो इसी प्राइवेट कंपनी के कई सारे इलीगल केसेस सॉल्व कर चुकी हैं। वो सारे मामले को बहुत ही डीपली डिस्कस करके अपना डिसीजन लेती थी और अब डॉक्टर लिन के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो मॉर्गन का जाकर अच्छी तरीके से देख रेख करे और सिंपली ये पता करे कि मॉर्गन इंसानों के लिए खतरा हो सकती है कि नहीं। मॉर्गन की वजह से इंसानों के ऊपर अगर 1% भी खतरा मंडराया तो मॉर्गन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये उस प्राइवेट कंपनी के हेड मेंबर्स का फाइनल डिसीजन होता है और वहां मौजूद उन सारे वैज्ञानिकों जिन्होंने मॉर्गन को क्रिएट किया है उनके ऊपर डीप रिसर्च करने लगी। कुछ समय के अंदर ही डॉक्टर लिन ये पाती है कि वो सारे वैज्ञानिक मॉर्गन से काफी क्लोज हो चुके हैं। वो तो उसे अपने फैमिली मेंबर जैसा मानते हैं और उसकी सारी गलती छुपाते हैं। यही बातें डॉक्टर लिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके साथ इमोशनली कनेक्शन बना के रखना एक बहुत ही गलत काम था। लिन तो उस ऑफिसर के पास भी जाती है जिसके ऊपर मॉर्गन ने हमला किया था और उसकी आंख फोड़ दी थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद वो ऑफिसर तो सिंपली कहती है कि इसमें मॉर्गन की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मैं थी जिसने मॉर्गन को उकसाया था। लिन को भी यहाँ अंदाजा लग चुका था कि ये सारे लोग मॉर्गन को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भले ही इसमें मॉर्गन की गलती भी हो या ना हो। इन सारी बातों से लिन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने केस के इन्वेस्टिगेशन को और डीपली करने लगती है। अब इन्हीं चीजों को डीपली रिसर्च करने के लिए उस प्राइवेट कंपनी के मैनेजर्स ने डॉक्टर एलन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट को उनके पास भेज दिया था, जो कि मॉर्गन से कुछ बातें करके उसकी दिमाग की हालत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एलन को पूरी तरीके से रिपोर्ट सबमिट करना होगा अपने सीनियर मैनेजर्स को कि मॉर्गन सही है या फिर नहीं। इन्हीं चीजों के बारे में अब बाकी वैज्ञानिकों को भी पता चलता है। डॉक्टर एलन वहां पर आ चुके थे और उन्होंने मॉर्गन से कुछ बातचीत करने के लिए बोला। तब जाकर जॉन और बाकी ऑफिसर्स कह रहे थे कि आपको मॉर्गन से मिरर की दूसरी तरफ रहकर ही बात करनी होगी, यही आपके लिए सेफ हो सकता है। लेकिन डॉक्टर एलन इस बात को ना मानते हुए अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। अब सीनियर ऑफिसर से परमिशन मिलने के बाद डॉक्टर एलन को रोकना मुश्किल था, इसीलिए वो मना करने के बावजूद भी चैम्बर के अंदर चले गए और सामने मौजूद मॉर्गन से कई सारे सवाल पूछने लगे। डॉक्टर एलन तो तरह तरह के मॉर्गन से सवाल पूछने लगे थे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। मॉर्गन तो एकदम शांति से सारे सवालों के जवाब देते जा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने लास्ट टाइम की बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी और कहा कि मैंने जो ऑफिसर के साथ किया वो बहुत ही गलत है। मॉर्गन ये प्रॉमिस भी करती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने बिहेवियर को सुधार रही हूँ और जल्द से जल्द ये कंप्लीट भी हो सकता है।
पर यहाँ डॉक्टर एलन जो बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें ये पता था कि कौन से सवाल पूछकर किसी भी इंसान को ट्रिगर किया जा सकता है, और वो मॉर्गन से इतना नॉर्मल रिप्लाई नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए डॉक्टर एलन ने तरह तरह के सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सुन ले तो उसे बहुत जोर का गुस्सा आ जाएगा। यही सारी बातें अब मॉर्गन को सच में गुस्सा दिला रही थी। एलन तो मॉर्गन को ये तक कहने लगा कि तुम अगर कुछ साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले क्रिएटर्स ही जलाकर राख कर देंगे, यानी कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस यहीं तक होगा। ये बातें धीरे धीरे मॉर्गन को काफी गुस्सा दिला रही थी और वो अब रोने भी लगी थी। डॉक्टर एलन भी यही चाहते थे कि मॉर्गन अपना असली रूप दिखाए, और अगले ही मोमेंट में अचानक मॉर्गन तुरंत ही एलन के ऊपर चढ़ गई और उसे धक्का देते हुए गले पर काटने लगी। उसने तो ऑलमोस्ट डॉक्टर एलन की जान ही ले ली होती है, लेकिन डॉक्टर एलन फिलहाल के लिए बेहोश पड़े थे। अब यहाँ एमी, जॉन और बाकी सारे वैज्ञानिक जिन्होंने मॉर्गन को बनाया था, वो उसके इस रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। और जब इन चीजों के बारे में लिन और उनके सीनियर ऑफिसर्स को पता चला तो लिन उन्हें सिंपल कमांड दे देती है कि तुम सभी मॉर्गन को अभी के अभी जान से मार दो, क्योंकि वो तुम्हारा एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है जो कि इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। मॉर्गन को तो एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया होता है, जिसे कि पूरी तरीके से बांध दिया गया था, और अब वो सारे वैज्ञानिक लिन के कहने पर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे मॉर्गन को खत्म करने का। हालांकि उनमें से किसी भी वैज्ञानिक का ये मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मॉर्गन उनकी बेटी जैसी होती है, पर जिस प्राइवेट कंपनी के लिए वो काम करते थे उनसे ये कमांड उन्हें मिला होता है। तभी अचानक डॉक्टर डेरेन नाम का एक वैज्ञानिक इसके अपोज में खड़ा हो जाता है। वो लिन को साफ साफ कहने लगा था कि मैं तुम्हें मॉर्गन को खत्म करने नहीं दूंगा, वो मेरी बेटी की तरह है और मैं उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डॉक्टर डेरेन और लिन की एक दूसरे से बहस चालू हो जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे को मारने भी लगे थे, लेकिन इस पूरी फाइट में सभी वैज्ञानिक एकजुट हो जाते हैं और लिन को पकड़कर उसी चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं जहां पर मॉर्गन को रखा गया था। यानी कि वो सभी एक साथ हो चुके हैं और कोई भी मॉर्गन को जान से नहीं मारना चाहता। अब यहाँ एमी और बाकी सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपने साथ मॉर्गन को भी लेकर जाएंगे, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम इससे बड़ा करेंगे और हम ही इसे अच्छी प्लेस पर रखेंगे। अब मॉर्गन यहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मॉर्गन को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर डॉक्टर डेरेन उसे जाकर आजाद कर देते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मॉर्गन जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसने तो डॉक्टर डेरेन पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो तो उन्हें बहुत ही ज्यादा डैमेज दे देकर खत्म कर देती है। मॉर्गन ने तो अपने बनाए गए क्रिएटर्स और वैज्ञानिकों पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने उसकी हमेशा केयर की होती है। एक वैज्ञानिक को तो वो जहर का इंजेक्शन देकर ही मार दे रही थी। दरअसल बात ये होती है कि डॉक्टर एलन ने जो भी सवाल मॉर्गन से पूछे थे, उसकी वजह से मॉर्गन के इमोशन को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची है। हालांकि वो पूरी तरीके से इंसान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भी थोड़े इमोशन मौजूद होते हैं, जिन्हें की फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। और अब मॉर्गन किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती और सामने आने वाले सभी को मारते जाती है। मॉर्गन ने तो डॉक्टर जॉन से लेकर अपने सीनियर मेंबर्स को भी गोली मार दी, यानी कि मॉर्गन ने एक साथ में ही उसके क्रिएटर को ही जान से मार दिया। ये सारे वो वैज्ञानिक थे जो मॉर्गन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करते थे, पर मॉर्गन का ये रूप सबसे खतरनाक होता है, जिसके अंदर जरा भी इमोशन नहीं थे और जरा भी दया नहीं थी। हालांकि मॉर्गन ने एमी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो एमी को ही अपने सबसे क्लोज मानती थी और उसी के साथ अपना बचपन गुजारा था। एमी ही उन टीम में से वो मेंबर होती है जिसने की सबसे ज्यादा टाइम मॉर्गन के साथ स्पेंड किया है। यही रीजन होता है कि मॉर्गन ने एमी को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई और उसके पास आकर उसके हाथ में एक गन दे देती है। मॉर्गन एमी को बड़े प्यार से टच कर रही थी, जैसे कि वो उसे अपनी मदर मानती है। एमी को जब ये पता चला कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, तो वो एकदम शॉक में थी और उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। मॉर्गन तो अब अपनी मदर यानी कि एमी से कहती है कि मुझे पास ही वाले झील के पास जाना है, क्योंकि अब मॉर्गन पूरी तरीके से आजाद है। और एमी ने तो मॉर्गन से वादा किया था कि अगर तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हें उसी झील के पास घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। यही रीजन होता है कि मॉर्गन बार बार कह रही थी कि मुझे आपके साथ झील के किनारे जाना है एंजॉय करने के लिए। एमी तो अपने कार में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। अगर वो मॉर्गन के कुछ अगेंस्ट करेगी तो मॉर्गन उसे भी मार सकती थी, जो उसने बाकी सारे मेंबर्स के साथ किया। फिलहाल के लिए एमी मॉर्गन के साथ अपनी कार में बैठकर झील की तरफ जाने लगी। वहीं अब हम लेबोरेटरी में देखते हैं, जहां पर लिन को भी होश आ चुका था।
वो किसी भी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेती है और अपने एक साथी के साथ निकल पड़ती है मॉर्गन को जान से मारने के लिए, क्योंकि अपने सीनियर ऑफिसर से उसे कमांड मिले थे कि मॉर्गन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। उसे जितना समय मिलेगा मॉर्गन की उतनी ग्रोथ होगी और उसकी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। इसीलिए लिन के लिए यही बेस्ट समय होता है मॉर्गन को जान से मारने का। वो तुरंत ही अपने उस साथी के साथ फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गई होती है और अब लगातार मॉर्गन की लोकेशन ट्रैक करते हुए झील के किनारे पहुंच जाती है। यानी कि कंपनी वालों ने इन सारी चीजों का पहले इंतजाम करके रखा था। उन्होंने मॉर्गन की बॉडी में एक ट्रैकर डाल दिया होता है जिसकी मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लिन ने मॉर्गन का पता लगा लिया था। वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फाइट करने लगे होते हैं। मॉर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसने लिन के ऊपर कूद कर हमला कर दिया। हालांकि डॉक्टर लिन बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होती हैं, लेकिन मॉर्गन कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो तो नैनो पार्टिकल्स के द्वारा बनाया गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर इंसानों की एबिलिटीज के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें थी, और इन चीजों का कोई नॉर्मल इंसान तो सामना कर ही नहीं सकता। हालांकि अपने फाइटिंग स्किल्स का यूज करके लिन कुछ समय तक तो सरवाइव कर जाती है, लेकिन मॉर्गन उसके ऊपर इस तरीके से हमला कर रही थी कि लिन के बॉडी में एक नुकीला खंजर पीछे से घुस जाता है। लिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और उसके काफी सारे ब्लड्स भी निकलने लगे थे। मॉर्गन समझ गई कि अब लिन बचने नहीं वाली, इसीलिए वो अपनी मदर एमी के साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर पता चला कि लिन तो अभी तक मरी ही नहीं है, उसे थोड़ी सी चोट आई थी, इसीलिए वो पीछे से आकर मॉर्गन को पकड़ने लगी और उसे मारने का मौका न देते हुए लगातार हमला करते जाती है। डॉक्टर लिन यहाँ पर किसी भी तरीके से मॉर्गन को पानी में लेकर चली गई, क्योंकि उसे मॉर्गन की कमजोरी पता थी और ये बातें उसे कंपनी के हेड मेंबर्स ने बताई होती हैं। उनकी ये रिसर्च पूरी तरीके से सही साबित हो गई, क्योंकि मॉर्गन पानी में उतना अच्छे से लड़ाई नहीं कर पा रही थी। लिन ने मॉर्गन को पूरी तरीके से पकड़ लिया था और उसे पानी में डुबाने लगी। एमी भी दूर से देख रही होती है, पर वो इसमें क्या करे उससे कुछ समझता ही नहीं। देखते ही देखते लिन ने मॉर्गन को पानी में डुबाकर उसकी जान ले ली थी, यानी कि उसका मिशन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। लेकिन एक चीज नोटिस होती है कि लिन के चेहरे पर ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब मॉर्गन को खत्म करने के बाद लिन तुरंत ही ऊपर की तरफ आ गई और अपना गन पॉइंट कर दिया एमी के ऊपर। दरअसल उसे सीनियर ऑफिसर से कमांड मिले थे कि इन सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स और वैज्ञानिक शामिल हैं उन्हें भी वहीं पर खत्म कर दिया जाए, ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी और को न पता चल सके। यही रीजन होता है कि डॉक्टर लिन ने अपनी गन निकाली और तुरंत ही एमी को भी शूट कर दिया। वो तो अपने उस साथी को भी जान से मार देती है जो उसकी मदद करने आया था, क्योंकि रीजन साफ होता है कि हेड मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी इस इलीगल प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। यानी कि गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों के ऊपर पाबंदी लगा कर रखी है कि कोई भी इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। फिर भी ये प्राइवेट कंपनी चोरी चुपके सारे प्रोसीजर फॉलो कर रही है और ऐसे इंसानों का निर्माण कर रही है जो कि हाइब्रिड तरीके से काम करते हों। तब जाकर यहाँ एक डार्क रियलिटी रिवील हुई कि लिन भी उनमें से ही एक है। यानी कि डॉक्टर लिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो भी मॉर्गन की तरह एक हाइब्रिड ह्यूमन होती है जिसकी परफॉर्मेंस मॉर्गन से कई ज्यादा बेटर होती है। लिन ने अपने इमोशन पर काबू कर लिया था और वो वही सारे काम करती थी जो उसके सीनियर ऑफिसर्स बोलते थे। और अब शायद उस प्राइवेट कंपनी वालों का डिसीजन फाइनल हो चुका है कि वो लिन जैसे ही हाइब्रिड ह्यूमंस बनाएंगे जिनके अंदर जरा भी इमोशंस नहीं होती, और वो वही करते थे जो उनके सीनियर्स कहे। लेकिन फिर भी उन हेड मेंबर्स ने वैज्ञानिकों को फोर्स किया था कि वो मॉर्गन जैसे हाइब्रिड ह्यूमंस तैयार करें जिसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स हो और वो उनके लिए अच्छा है या बुरा है वो पूरी तरीके से सोच सकें। यानी कि मॉर्गन को क्रिएट करना उन सभी हेड मेंबर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, और वो कंफर्म करना चाहते थे कि इन दोनों वर्जन यानी कि मॉर्गन और लिन के बीच कौन सा हाइब्रिड ह्यूमन सबसे बेस्ट है। उन सभी ने मॉर्गन को क्रिएट करके उससे होने वाले नुकसानों के बारे में तो देख ही लिया था, क्योंकि उसके पास इमोशन थी और वो अच्छी चीजों को फील कर सकती है। मॉर्गन को आजाद रहना पसंद था और उसके अपने अपनी इच्छाएं थी, लेकिन एक समय के बाद वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई और लोगों को मारने लगी। वहीं दूसरी तरफ लिन, जिसे कि उन्होंने पहले ही बना कर रखा था, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होती। लिन को अगर जो भी काम बोला गया है वो सिर्फ उसे फॉलो करती और चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करके ही रहती। फिलहाल के लिए उन सीनियर ऑफिसर्स को
इसी तरीके की रोबोट्स की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने मॉर्गन के प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके लिन जैसे हाइब्रिड ह्यूमंस की कई सारी आर्मी बनाने का डिसाइड किया और यही आर्मी वो यूज कर सकते थे अपने डीप रिसर्च के कामों के लिए। उस कंपनी की इस इलीगल प्रोजेक्ट को कोई पहचान भी नहीं पाता था क्योंकि उन हाइब्रिड ह्यूमंस को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो रोबोट हैं। यही रीजन होता है कि वो हेड मेंबर्स बिना किसी के डरे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते थे। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।